हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी परीक्षा जो सीटेट की वो आपकी 7 जुलाई को होने वाली है। तो उसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं सीडीपी एंड पेडागॉजी की। ठीक है, इससे पहला वाला जो पार्ट है वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम लोग 2 पार्ट में अपनी क्लास करते हैं। 30 नंबर का आता है तो 15 2 पार्ट में डिवाइड करके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है कि शिक्षा में समावेशन का क्या तात्पर्य है? छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाए। उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग नहीं भाई, गलत हो जाएगा। छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं। तो स्कूल की मांग के अनुसार क्यों भाई? समायोजन तो देखिए फिर क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। समावेशन का तात्पर्य यही है कि कोई भी व्यक्तिगत भिन्नता हो उसके बावजूद भी सभी छात्र एक साथ पढ़े। आप कहेंगे बावजूद आ गया एक नेगेटिव टैग वर्ड, लेकिन आपको पढ़ लेना है सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हो, उसके बावजूद लगा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने समझने में चुनौतियों का कारण बनती? देखिए इसमें लिखित और पढ़ने समझने में दोनों आ गया। अगर आप लिखित की तरफ जाएंगे तो क्या है, लिखित के लिए डिस्ग्राफिया होता है, लेकिन इसमें डिस्ग्राफिया तो दिया नहीं हुआ है। गुणज आपका गणित से जुड़ा हुआ है। श्रवण बाधिता जब बच्चा सुनने में नहीं है। गतिमान दिव्यांगता जब बच्चा जो है शारीरिक रूप से अक्षम है। तो हम जाएंगे पठन वैकल्प की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए इसमें बाधा उसने कह दिया है कि कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा। बाधा एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तो मतलब प्रश्न आपका नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव ही आंसर चूज करना है। देखिए लचीला पाठ्यक्रम तो होना ही चाहिए, सही बात बोली गई है। शिक्षार्थी केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए आपकी जो भी शिक्षा शास्त्र। व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ये भी बात आपकी सही है, लेकिन गैर प्रासंगिक सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये बाधा उत्पन्न करेंगे। आपको ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न क्या कह रहा है? शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्न में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? देखिए क्या है कि विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? वाक्य बाधित वाले छात्र, दृष्टि बाधित वाले छात्र, प्रतिभाशाली छात्र और सृजनात्मक छात्र। तो सभी को मदद मिलेगी ना। अगर क्या है कि आप अलग अलग रणनीतियाँ, विविध प्रकार की रणनीतियों को प्रयोग करेंगे तो इन सभी को मदद मिलेगी। आपका कूट वाला प्रश्न है तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसमें आपके सारे ही कूट दिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 है। क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म दे रखा है। मतलब इसमें आपकी दिव्यांगता भी है। देखिए लेखन वैकल्प, जिसे आप क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया, बिना रेखाओं वाली कार्य पुस्तिका पर लेखन अनिवार्य करना। देखिए अनिवार्य क्यों करना है, ये गलत चीज़ है। ठीक है, फिर अगले ऑप्शन आपके क्या है कि पठन वैकल्प में बड़े और छोटे अक्षरों को मिश्रित करके लेख पढ़ने को देना, ये भी गलत बोला गया है। गतिमान दिव्यांगता, भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान, तो ये बात सही है। अगर कोई बच्चा जो है शारीरिक अक्षम है, गतिमान दिव्यांगता, उसको चलने में दिक्कत है, तो आप भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान करिए, ये बात बिल्कुल सही कही गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 21 है। क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है? वेधन और अभ्यास। ठीक है, बिना समझे कॉपी करना, ये तो गलत बात है भाई, बिना समझे कॉपी करना। साथियों के साथ चर्चा करना। निष्क्रिय, निष्क्रिय नेगेटिव है, गलत हो गया। वेधन और अभ्यास, किसी चीज़ का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन एक सब गणित है तो अभ्यास कर लेते हैं, लेकिन सोच की बात हो रही है तो अभ्यास से नहीं होगा। साथियों के साथ चर्चा करने से सोच बढ़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 22 है। क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि ऐसी स्थितियां डैश महत्वपूर्ण हैं जहां छात्र लंबे समय तक डैश श्रोता होते हैं। देखिए लंबे समय तक कैसे श्रोता होते हैं? ऐसी स्थितियां सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक आज्ञाधीन श्रोता होते हैं। मतलब क्या है कि वे आज्ञाधीन श्रोता हैं, इसलिए आपको सुदृढ़ करना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 29। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम में कौन सा कथन सही कहा गया है अधिगम के संदर्भ में? चारों ऑप्शन हम लोग एक साथ कर लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि छात्र
सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। छात्र सबसे कम सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, और विद्यार्थी सबसे कम सीखते हैं जब वे सार्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो प्रश्न आपका था कि अधिगम जो है, अधिगम के लिए कौन सा कथन सही कहा गया है। तो अधिगम के लिए सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीख पाते हैं। ठीक है, इसमें अप्रासंगिक आ गया जो आपका नेगेटिव है। फिर क्या है कि इसमें सबसे कम सीखते हैं भी गलत बात बोली गई है। ठीक है, अगला क्या था, सबसे कम सीखते हैं, है ना। तो नेगेटिव से भी आपका, नेगेटिव टैग वर्ड से भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 24 है। क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश जो हैं वो कैसे होने चाहिए। वह देखिए, कहीं में पहाड़, मचान और मदद आ जाएगा तो आपको वही ऑप्शन कर देना है। ठीक है, लेकिन आपने देखिए जल्दी से कर दिया, लेकिन इसमें ना भी दिया ना तो आपको पूरा पढ़ लेना है। छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित ना करें, यह निर्देश बिल्कुल सही कहा गया है। क्यों, क्या कहा गया है कि यह सुनिश्चिट करना है कि उसके निर्देश जो हों वो ऐसे हों कि वो छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित ना करें। आप कहेंगे हतोत्साहित है ना, तो टैग वर्ड भी आपके कहीं कहीं आप हतोत्साहित केवल देखकर कहेंगे नहीं ये आंसर नहीं होगा, लेकिन इसने क्या किया है कि हतोत्साहित के साथ साथ आपका ना भी तो दे दिया है कि हतोत्साहित ना करें, है ना, तो ये सही होगा। और कहेंगे आप पढ़ दिया है तो हम सही कर दें। ठीक है, तो सही से आपको पढ़ लेने हैं सारे ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ठीक है, किसकी बात की गई है, जो सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण की बात की गई। तो व्यवहार का अनुकूलन, खोजी अधिगम, पाठ प्रदान करना, सांस्कृतिक साधनों का प्रयोग। देखिए यहाँ पे बात आई है सामाजिक रचनात्मक, तो सामाजिक रचनात्मक में व्यवहार का अनुकूलन करेंगे और सांस्कृतिक साधनों का भी प्रयोग करेंगे, खोज अधिगम भी करेंगे, लेकिन पाठ प्रदान करने की बात नहीं की जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि छात्रों की समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए, अगर छात्रों का समस्या समाधान कौशल बढ़ाना है तो कौन सी अच्छी रणनीति अपनानी चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। ऐसी परिस्थितियां बनाएं जिसमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो। रटने याद करने के लिए तथ्यों को एक सूची दे, रटने याद करना आ गया, गलत है। छात्रों की बोर्ड पर लिखी जानकारी की नकल करना, ये भी गलत हो गया। आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु पढ़ाई, ये भी गलत है। केवल अच्छे अंक के लिए ही नहीं पढ़ाना है, हमें उसकी जानकारी के लिए पढ़ाना है ना, तो आप ऑप्शन फर्स्ट की ओर लग जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियाँ किस तरह से निपटानी चाहिए। अगर बच्चों के बीच में कोई भ्रांतियाँ हैं तो कैसे उनको दूर करना चाहिए। अगर आपका पॉजिटिव ऑप्शन है तो नेगेटिव तो होगा नहीं। देखिए, उसकी भ्रांतियों की पहचान करें लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान नहीं देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए, गलत है। उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करना। देखिए, अवसर प्रदान करना आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है तो ये सही तो हो जाएगा, लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि भ्रांतियों को व्यक्त करने के लिए बच्चों को दंडित करना बिल्कुल गलत बात है। उन्हें सीधे एक उपचारात्मक शिक्षक के पास भेज देना, ये भी गलत है। आप जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर 28, अधिगम की जो प्रक्रिया है में शर्मिंदगी है। क्या शर्मिंदगी होनी चाहिए भाई, आवश्यक हानिकारक का कोई संबंध नहीं, महत्वपूर्ण। शर्मिंदगी जो है एक हानिकारक है। बच्चा सीखने में तभी शर्मिंदगी होगी जब अगर उसको सीखने में शर्मिंदगी है तो वह उसके लिए एक हानिकारक होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न 29 पे आ जाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आपकी NEP 2020 में प्रस्तावित बदलाव। क्या प्रस्तावित बदलाव किया गया है। मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन। भाई रचनात्मक मूल्यांकन की बात की गई है। रचनाओं की समझ में परीक्षा के लिए सीखना, केवल परीक्षा के लिए नहीं सीखना है। बहुविषयक से कठोरता, ये भी गलत है। आप ऑप्शन लगाएंगे मानकीकरण से लचीलापन। ठीक है, मानकीकरण नहीं होगा लेकिन लचीलापन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। अधिगम को डैश के बजाय डैश की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए।
अधिगम को डैश के बजाय, मतलब वो चीज़ हमें नहीं करना है, समझाना तो है ही है। अनुकृति, देखिए अनुकृति तो करना है, प्रतियोगिता भी करना है, लेकिन रटने और समझने की ओर, देखिए हम अगर जाएं तो समझने के बजाय रटने की ओर निर्देशित किया जाना है, बिल्कुल गलत होगा। आप लगाएंगे कि अधिगम को रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, है ना। तो कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और जिससे कि उनको भी भाई हेल्प मिल पाए। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।